वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 5 का रिव्यू। तो चलिए जानते क्या हुआ कहानी में आगे सोलो लेवलिंग के। तो अब तक सोलो लेवलिंग की कहानी में देखा जिनवू एक ए रैंक के डंजन में घुस जाता है माइनिंग वर्कर के तौर पर, और ब्रेक होते ही पहुंचता है उस डंजन के बॉस को हराने के लिए। पर तभी उसे वहाँ एक एस रैंक कैंटर देख लेती है जो उससे उसके यहाँ होने का रीजन पूछती है, जिस पर जिनवू कहता है कि वो भटक गया था। पर यह एस रैंक के अंडर भी काफी कमाल की है, जिसकी प्रेजेंस जिनवू ने तब तक महसूस नहीं की जब तक उसने इसे आवाज नहीं लगाई। पर जिसके वहां आने पर जिनवू ने अपना हथियार छुपा लिया, और अब वो कंफ्यूज है कि क्या उसने कोई हथियार देखा भी था या नहीं। खैर, जहां वो जिनवू को वहां से निकलने के लिए कहती है, पर जिस दौरान जिनवू के करीब से गुजरता है उसे जिनवू से बाकी हंटर जैसे स्मेल नहीं आती, या बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। जो ऐसा होता देख काफी कंफ्यूज होती है और जिनवू के पास जाकर उसे दोबारा सूंघती है, और फिर उसका आई कार्ड देखती है जिस पर उसका नाम और रैंक लिखा होता है, जिससे लगता है कि उसके ए रैंक होने की वजह से ही उसकी स्मेल बाकियों से अलग थी। पर सच तो यह था कि उसकी स्मेल बाकियों से अलग ही नहीं थी, उल्टा उसकी स्मेल ऐसी थी जो इसको पसंद आई, जिससे बारे में जिनबू बाकी माइनिंग वालों से समझ पाता है, और वो जान पाता है कि उसे अंडरों से अजीब सी स्मेल आती है, जिस वजह से वो हमेशा अपनी नाक रुमाल से ढककर रखती है। पर जिनबू के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उससे उस समय उसने पूछा था कि क्या तुम सच में हंटर हो, जिसका मतलब जिनबू की स्मेल बाकी हंटर से अलग थी। और ऐसा शायद उसके प्लेयर होने की वजह से हो रहा होगा, जिस वजह से उस डंजन के अंदर भी आइस एल्फ के लीडर ने उसे इंसान कंसिडर नहीं किया था। पर आखिर क्या है प्लेयर होना, जो जिनको समझ नहीं पाता। पर खैर, उसकी माइनिंग वर्क के खत्म होने के बाद उसे उसकी सैलरी मिलती है, और वो लोग चाहते हैं कि जिनबू उनके साथ और भी काम करे। पर जिनबू के पास और भी काम है, जिस वजह से वो इसे मना कर देता है। जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम कभी कभी तो आ सकते हो काम करने के लिए, जैसे कल कल जहाँ पर दो असेसमेंट है, यहाँ पर एक ए रैंक टेंशन के लिए और एक सी रैंक टेंशन के लिए, जिस सब पर फिलहाल तो जिनको ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे अब परसों जाना है अपने रीअसेसमेंट एग्जाम के लिए। और जितने पैसों की उसे जरूरत थी उतने पैसे उसने भी कमा लिए, मतलब अभी काम करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तभी उसका ध्यान जाता है कल के दो रेट्स के ऊपर, जिनमें से एक ए रैंक का है और एक सी रैंक का है। और जो सब जानकर जिनको तैयार होता है कल भी आने के लिए, और जिसके लिए उसे डबल सैलरी मिलेगी। खैर, आगे एस रैंक की वो हंटर जिनको के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करती है। जैसा कुछ करने की उनके गिल्ड मास्टर ने भी कोशिश की थी, पर उन्हें भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। जिनको की इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, जिससे हाई रैंक के हंटर और हंटर एसोसिएशन वालों ने भी छुपा कर रखा है, जिससे उसका खबरी बहराने की वो टॉप रैंक का नहीं है, उसके बाद भी उसकी फाइल क्यों लॉक की गई है। और जिन सब चीज़ों को सोचती हुई वो समझती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अलग ज़रूर है। इससे पहले वो कहीं से हंटर से मिली, पर वो पहला था जिसकी स्मेल इसे अच्छी लगी। खैर, अगले दिन जिनको फिर से निकलता है माइनिंग के लिए, जहाँ पर उन लोगों को देखकर उसे अपना पुराना दिन याद आता जब वो पहले ई रैंक हंटर हुआ करता था, और वो और उसके साथ ही डंजन रेड में जाया करते थे। तो माइनिंग शुरू होती है, और जिनको के वजह से उनका काम काफ़ी जल्दी निपट जाता है, और जिसके वजह से इन्हें ज़्यादा आराम करने का मौका मिलता है। खैर, तभी वहाँ एक ए रैंक हंटर आता है, जिसे अपनी टीम के लिए एक शख्स चाहिए था जो उनका सामान ढोकर चले इनके साथ, जहाँ इनका कैरियर गायब था। वो माइनिंग के अलावा कैरियर वालों से भी पूछ चुके हैं जिनके पास स्टाफ कम है, पर कोई भी माइनिंग वाला ए रैंक डंजन के खतरों को देखते हुए इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। पर तभी जिनबू उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे वो लोग समझाते हैं कि ए रैंक का डंजन काफ़ी खतरनाक होता है। पर जिनबू कहता है मुझ में काफ़ी हिम्मत है। पर यह बात हिम्मत की नहीं है, उसके अंदर खतरे काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं जो जिनबू के लिए जानलेवा तक हो सकते हैं। पर जिनबू तैयार होता है, और ए रैंक हंटर जिनबू से उसका रैंक पूछता है, और उसके बाद भी उसे साथ ले जाने के लिए तैयार होता है। तो इस डंजन में जाने की इनकी दूसरी बारी होती है, जहाँ इनसे पहले भी एक टीम जा चुकी है, जहाँ ये सेकेंडरी टीम है। जिस सेकेंडरी टीम में 5 ए रैंक के और 3 बी रैंक हंटर होते हैं। भले ही यहाँ कोई एस रैंक हंटर नहीं होता, पर फिर भी एक गिल्ड काफी कमाल की जगह हो सकती है, क्योंकि उनके पास की सेकेंडरी टीम इस तरह की कमाल के लोगों से भरी पड़ी है। जिस डंजन में जाकर जिनबू को महसूस होता है कि इसके अंदर से कम मैजिकल पावर महसूस हो रही है पिछले ए रैंक के डंजन के कंपैरिजन में, पर फिर भी उसे इस डंजन से कुछ अलग महसूस होता है, बिल्कुल वैसा जैसा उसे रेड गेट से महसूस हुआ था। खैर, जैसे ये सब सोचता हुआ देख दूसरी हंटर से समझाती है कि डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी सारे पावरफुल हंटर है, तो चिंता मत करो, बस तुम भागना मत, तुम्हें मैजिकल बीस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। खैर, इस रेड को लीड कर रहे हुए कैप्टन के दिमाग में चलता है कि अगर वो इस रेड को कंप्लीट कर पाए तो वो ऑफिशियली कैप्टन बन जाएंगे। जहाँ ये सभी आगे आने वाली सभी चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं, कि तभी आगे से उन्हें कुछ महसूस होता है, और वहां पर आते हैं बहुत सारे बीस्ट, जिन सभी को अपने स्किल्स और कॉम्बो टैक्स के साथ काफी आसानी से हरा देते हैं। और जो बीस्ट इनका मुकाबला करने आया था वो था डंजन जैकाल, जो एक ऐसे बीस्ट है जो सी रैंक के डंजन में पाए जाते हैं। तो आखिर वो एक ए रैंक के डंजन में क्या कर रहे हैं। पर तभी जिनबू नोटिस कर पाता है उनके गले में लगे कॉलर को, और ये सभी जान पाते हैं कि बीस्ट शायद किसी के पालतू है, जिन्हें शायद यहाँ इन्हें जिंदा पकड़ने के लिए भेजा गया है। पर खैर, तभी थोड़ी देर बाद उनके सामने आते हैं हाई ऑक्स की सेना, जिन हाई ऑक्स में से एक अपना भाला फेंकता है, जिसके भाले को रोकते हुए कैप्टन की शील्ड
और हिम्मत दोनों चटकते दिखाई देते हैं, पर जिस पर दूसरा ए रैंक हंटर संभालता जरूर है, पर उस सब के बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उन हाई ऑक्स को, जिसे हराने के लिए लोग अपने कॉम्बो अटैक्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, पर उसके बावजूद भी वो उनके कॉम्बो अटैक्स को काफ़ी आसानी से काउंटर कर पाते हैं और बाकी हंटर्स को अपनी स्ट्रेंथ और माना के होने के बावजूद भी मुंह की खानी पड़ती है। जहाँ इन ऑक्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो एक ए रैंक के हंटर को भी बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, जिसका मतलब इनका सामना करना बी रैंक के हंटरों के लिए नामुमकिन है। जैसा कुछ होता दिखता है और उनमें से एक बी रैंक हंटर अपना एक हाथ खो देता है, पर हीलर के बदौलत उसका वो हाथ दोबारा रिस्टोर तो हो जाता है, पर उन दोनों की जान पर बनाती है। पर तभी जब वो हाई ऑक इन पर हमला करने वाला था, उन्हें वहाँ बचाता है जिनबू स्टिल्थ अटैक और रूलर हैंड की मदद से, जो उस हाई ऑक के सर को धड़ से अलग कर देता है। साथ ही वैसे छुपते छुपाते बाकी ऑक्स को भी कमज़ोर कर देता है, जिस वजह से बाकी हंटर्स के लिए उनका सामना करना काफ़ी आसान हो जाता है। जो सब वो नहीं समझ पाते, वो अभी हारने वाले थे, उनकी जान पर बनाई थी, पर किस तरह से वो सभी हाई ऑक कमज़ोर पड़ गए और इनके बार उन पर काम किए और फाइनली ये लोग जीत पाए। जिसके बाद ये सभी हंटर्स आपस में पूछते हैं कि क्या तुमने ये सब किया था, पर कोई इस सबको नहीं समझ पाता, बस ये मान लेते कि अच्छा हुआ जो भी हुआ ये लोग जीत पाए। पर ऐसा नहीं है। इनमें से एक समझ पाती कि ये सब जिन्बू ने किया था, पर वो ये भी समझ पाते कि जिन्बू सोच रहा होगा ये लोग कितने बेवकूफ़ है, और इस सब को लेकर ज़्यादा ना सोचते हुए वो बस ये सोचते कि उसने इनकी तब मदद की जब इन्हें उसकी मदद की ज़रूरत थी। और वो समझ पाते कि जिन्बू के खुद के कुछ रीज़न होंगे जिस वजह से अपनी शक्तियाँ रिवील नहीं कर रहा, और वो भी किसी से कुछ नहीं कहती। पर इन्हें अब डिसाइड करना है कि क्या इन्हें आगे बढ़ना है या वापस जाना है, क्योंकि खतरा काफ़ी ज़्यादा है। जिस पर एक अच्छा कैप्टन होने के नाते ये विड्रॉ करना सही समझता है। भले से डंजन क्लियर करना था, पर फिर भी इन्हीं सबकी जान ज़्यादा कीमती है। पर जब ये वापस जाने के लिए डंजन के मुंह तक पहुँचते हैं तो ये जान पाते हैं कि डंजन का वो हिस्सा सील्ड है, जिस पर एक बैरियर लगा होता है, जिसे हटाने की कोशिश में मेज हंटर्स पर उसका उल्टा असर होता है, क्योंकि ये बैरियर कर्ज एम्बेडेड थे। और वो समझ पाते हैं कि ये भी एक ट्रैप था, और पीछे मुड़कर जब वो देखते हैं तो उनके सामने एक बड़ी सेना खड़ी होती है हाई ऑक्स की, और उनकी तरफ इनके कैप्टन बढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर वो लोग इनसे लड़ेंगे तो ये सब मारे जाएंगे। और उनकी तरफ से एक हाई ऑक जो उनकी तरफ बढ़ा था, उसका सर हवा में घूमने लगता है, जो पहले तो लगता है जिन्बू की करतूत है, पर वो एक संदेश होता है जो कार्ल गालकर ने दिया था, जो इन सबसे मिलना चाहता है। और इनका ये रास्ता भी उसी ने ब्लॉक किया, क्योंकि वो कर्ज में भी मास्टर है। जिस पर इनका कैप्टन उससे पूछता है कि क्या कोई इस गेम में ऐसा है जो तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल हो, जिस पर उसका जवाब होता है क्या तुम्हें लगता है ऐसा कोई वजूद में हो सकता है? और इनके पास कोई और चारा नहीं है, या तो वो इनके सिपाहियों के हाथों मारे जाए या ये सभी उससे मिलने के लिए पहुंचे, जिसके साथ ही वो सभी उसे मिलने का फैसला करते हैं। और इस ए रैंक के हंटर यानी कि इनके कैप्टन का कहना होता है कि जैसे इनका बॉस दिखेगा वो उस पर हमला करना शुरू करेगा, जिस समय बैरियर कमज़ोर हो जाएगा, और जिन्बू को उस समय अपनी जान बचाकर बाहर भागकर मेन स्ट्राइक टीम को इस बारे में खबर देनी है, क्योंकि उस सब हमलों के दौरान वो बैरियर मेंटेन नहीं रख पाएगा। जिस पर जिन्बू उससे पूछता है ये मत कहना कि तुम मरने का प्लान बना रहे हो, और वो कैप्टन कहता है हमारा मोटिव डंजन से वापस जाना नहीं होता, हमारा मोटिव होता है कि ये गेट बंद हो सके। और साथ ही उनमें से एक और अंडर अपनी विल जिन्बू को पकड़ाती है, जो अगर वहाँ से बाहर निकल पाए तो उसके परिवार को दे दे, और आगे कहती है ये वो चीज़ें जिस सबके लिए हम लोग ट्रेन हुए हैं, पर तुम्हारा सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ से जिंदा बाहर निकल जाओ। जिस सबको सुनकर जिन्बू को पुराने दिनों की याद आ जाती है, जिस समय वो डोल डंजन में फंस गए थे और बाकी सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए थे। पर इस बार चीज़ें उल्टी है, ये सभी लोग जिन्बू को यहाँ से बचने के लिए कह रहे हैं। तो जिन्बू वो डायरी रख लेता है और कहता है उम्मीद करता हूँ कि ऐसा करने की नौबत ना आए। खैर जहाँ जिन्बू को ढूंढते हुए वहाँ एस रैंक के अंडर भी आती है, और वो जान पाती है कि जिन्बू डंजन के अंदर गया है, जिस गेट के अंदर ये बढ़ते हैं आगे, और उनके सामने खड़ी होती कई सारे हाई ऑक्स की सेना, और उनसे आगे ऊपर सिंहासन की ओर उनके महाराज, जिनके आसपास कई सारे और पावरफुल और कमाल के हाई ऑक्स भी देखे जा रहे हैं, जो सिर्फ एक ही चीज़ कहता है मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ कीड़े मकोड़े इंसान। और अब कहानी में आगे हम देख पाते हैं एस रैंक हंटर को, जो कि जिन्बू को ढूंढते हुए वहां तक आ चुकी थी, और वो जान पाती कि वो ए रैंक के हंटर होने के बावजूद भी एक ए रैंक मिशन में कैरियर बन के गया है। क्या वो खुद को इनविंसिबल समझता है? और साथ ही वो इस बात को भी याद कर पाती है जब उसने उसे हथियार लिए देखा था ए रैंक के डंजन में, या शायद नहीं देखा था, पर फिर भी वो खड़ा था एक ए रैंक डंजन के बॉस के सामने, जो उसका शक बढ़ाता है, और वो भी उस डंजन में जाना चाहती है, पर उसके पास ए रैंक डंजन में जाते हुए कोई हथियार नहीं होता। जहाँ वैसे वो खालिया जाने की भी सोचती है, क्योंकि उसे हथियार के तौर पर सिर्फ एक कुदाली मिलती है, जिसको लेकर वो डाउट में होती है कि वो इस्तेमाल करे या ना करे। पर खालिया जाने से अच्छा वही है जिसको लेकर फिर वो बढ़ती है उस डंजन की ओर, और जिस डंजन के अंदर कई सारे हाई ऑक्स की सेना हंटर्स को घेरे खड़ी होती है, और वहीं जिन्बू अपनी परछाई को फैलता हुआ और गहरा होते देख पाता है, जो काफी तक बी रैंक के कैंग की बातों को याद दिलाता है।
पर अगर हम बड़े कहानी में आगे तो ये सभी लोग देख पाते हैं वहाँ मौजूद सभी हाई ऑक्स को, जिनकी शक्तियाँ कहीं ज़्यादा है या काफ़ी ज़्यादा है, जो एक पूरे शहर या 2 शहर को भी तबाह कर सकते हैं। साथ ही वहाँ खड़े बाकी के 4 और हाई ऑक्स, जिनका और बाकी सभी हाई ऑक्स से भी काफ़ी ज़्यादा है। पर इस सब के बावजूद भी इनके कैप्टन हौसला रखते हुए अपने मकसद के बारे में सोचते हैं, जहाँ इनका मकसद है डंजन क्लियर करना। पर जब डंजन का बॉस अपना खौफनाक ऑरा बढ़ाता है तो सबकी हालत सिर्फ उस लहर की वजह से ही बिगड़ सी जाती है, जिसकी मैजिक पावर के आगे ये सभी अपनी मैजिक पावर को काफ़ी तुच्छा, काफ़ी कम मानने लगते हैं। और फिर इनके कैप्टन उनके बॉस से पूछते हैं कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया, जिसका जवाब होता है मनोरंजन। मनोरंजन के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, तुम्हें मारना और तड़पाना मेरे सिपाहियों के लिए मनोरंजन बनेगा। जिस पर अपने वजूद को काफी तुच्छ होते हुए महसूस कर पाते हैं। खैर, जहां डंजन बॉस को इन सब में जिन्बो की शक्तियों का अंदाजा लगने लगता है, पर बस थोड़ा बहुत। और साथ ही इन सभी हंटर से कैप्टन हौसला जोड़े हमला करने का आगाज करते हैं, पर उनके साथ कोई और नहीं बढ़ता। सबके पैर डर के मारे थर थर कांपते हैं जहां वो अकेले हौसला जोड़े लड़ने का फैसला करते हैं डंजन बॉस से, जिस पर किया हुआ वार डंजन बॉस की पावर के साथ यानी किसी तरह के सॉन्ग मैजिक के साथ ब्लॉक हो जाता है, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ गार्जियन। और फिर एंटी ग्रेविटी मैजिक के साथ वो उनके कैप्टन को ऊपर और नीचे पटकते रहते हैं, पर जिन पर और वार लगने से जिनको रोक लेता है और उनको संभाल के उन्हें नीचे रखकर उनसे पूछता है, तुम इस डंजन रेड के कैप्टन थे और ये तुम्हारा हक बनता है इस डंजन को क्लियर करने के लिए जोर लगाने का। जिस पर जिन्बो से परमिशन चाहता है कि क्या वो उसकी जगह पर इन सब का खात्मा कर सकता है। जिस दौरान उसके ऊपर एक हायोग हमला करने ही वाला था, पर वो उसे अपने रूलर हैंड से रोककर ऊपर दीवार पर जोर से टकरा देता है, जिससे काफी तक उस डंजन का बॉस जिन्बो का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और जिन्बो भी तैयार होता है उसका सामना करने के लिए, जहां वो मानता है कि उसने उसके बराबर का ऑरा आज तक नहीं देखा। पर बदकिस्मती से ये काफी बुरा मुकाबला है, जिन्बो के लिए नहीं उसके दुश्मनों के लिए। और इस समय तक जो हाइप बनाई थी जिन्बो ने, वो अब तक काफी कमाल का था। खैर, डंजन के बाहर हम देख पाते सर्विलेंस टीम को, जो वहां आकर पूछताछ करते हैं जिन्बो के बारे में, जिसका नाम सुनते एक बंदा उनके सामने जिन्बो की शिकायत करने आ जाता है। पर खैर, जहाँ ये लोग जान पाते हैं कि जिन्बो उस डंजन के अंदर गया है, जो वैसे आगे उस डंजन में जाने की सोचते हैं, जहां उस माइन के सुपरवाइजर पूछते हैं क्या कुछ हुआ है, जिस पर वो सिर्फ यही कहते हैं कि कल न्यूज़ देखना, तुम समझ जाओगे। और वो सुपरवाइजर बताता है कि इससे पहले चाहान ने भी ऐसे कोई सवाल पूछे थे, और तभी इस दौरान उन्हें महसूस होता है उस डंजन से निकलती हुई तेज शक्तियाँ, जिसे देख वो फैसला करते हैं इस डंजन की शक्तियों को दोबारा नापने का। और उन शक्तियों की लहर को चाहान भी महसूस कर पाती है, जो वहाँ आ रहे कई सारे हाई को देख के समझ ही नहीं पाते कि उन लोगों ने इसे कैसे हराया। पर साथ ही ये भी जान पाते कि आगे खतरा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और वो लोग खतरे में हैं, वो लोग मारे जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो उस तरफ बढ़ती है। और डंजन बॉस के सामने वो जिन्बो की फौज को काफ़ी कमज़ोर कहता है, पर जिस पर जिन्बो अपनी फोर्स की शक्तियाँ बढ़ा सकता है, जो कि वो उस मोनार्क में 70th लेवल तक पहुंचने के बाद अचीव कर पाया था। जहाँ ये सब होता देख बाकी सब काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इतने सारे वॉरियर समन करते हुए नहीं देखा। और जिन्बो की शक्तियाँ एक आम इंसानी हंटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा और अलग है। और ये मुकाबला शुरू होता है जहाँ आयरन अपने टोंट शक्ति का इस्तेमाल करता है, पर वो शक्तियाँ वो ब्रेक कर देते हैं, जिससे गुस्सा होकर आयरन अपनी शक्तियों से अपने सामने वाले सभी हाई ऑक्स को काट देता है। और साथ ही इग्रेस के बाहर भी पलक झपकते कई सारे हाई ऑक्स का खात्मा कर देते हैं। और साथ ही जिन्बो की शक्तियां भी देखते ही बनती है, जो इन सभी हाई ऑक्स को पलक झपकते काटता चला जाता है। जहाँ इससे पहले कि वो हाई ऑक्स जान पाए, वो सभी मारे जाते हैं। और उसकी शक्ति को देखते हुए लोग समझ नहीं पाते कितना पावरफुल शख्स एक कैरियर के तौर पर काम क्यों कर रहा था। और वैसे जहाँ जिन्बो नोटिस करता है कि उसके एक हाई ऑक को हराने पर 4 सैनिक मारे जाते हैं, मतलब इस समय उसको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। पर खैर, तभी वहां पर उनका बॉस इस्तेमाल करता है सॉन्ग ऑफ ड्रैगन फायर, और जिसके बाद वो डंजन बॉस सीधा जिन्बो पे वार करता है, जिस पर अपने कई सारे वारों को लगातार एक के बाद एक करता है, पर जिन्बो उन सभी वारों को डॉज करता चला जाता है। और वैसे उस डंजन के बॉस को जिन्बो की कमजोरी भांपते हुए ये मानता है कि अगर वो उसके सभी सिपाहियों को खत्म कर देगा तो उनको रीजनरेट करते हुए जिन्बो की मैजिकल शक्तियाँ या माना खत्म हो जाएंगी, जिसके लिए वो इस्तेमाल करता है सॉन्ग ऑफ फायर का, जिससे आसपास आग लगनी शुरू हो जाती है और वो आग जिन्बो को घेर भी लेती है। पर जिन्बो उस आग को आसानी से डॉज कर पाता है, जिस पर उस बॉस को सिर्फ इतना इंतजार है कि जिन्बो और कितना समय तक टिक पाता है। खैर, वैसे बाहर वो लोग मेजर कर पाते हैं कि ये डंजन ए रैंक का तो है, पर ये ए रैंक के सबसे ऊपरी लेवल और एस रैंक के करीबी लेवल तक का है। और उस डंजन के अंदर डंजन बॉस की आर्मी क्वांटिटी और क्वालिटी में ज़्यादा बेहतर है जिन्बो की आर्मी के मुकाबले। तो बस ये कुछ समय की बात है, जब तक जिन्बो की शक्तियाँ ख़त्म नहीं होती, बस उस समय तक उसे टिकना है। पर शक्तियाँ ख़त्म कैसे हो गई, जहाँ जिन्बो अपनी माना बढ़ाने के लिए एक पोशन का इस्तेमाल करता है और उसके बाद दिखाता है असली शक्तियाँ अपनी, जिसके बाद वो दुश्मन के हारे हुए सैनिकों को
दोबारा रेजरेक्ट कर लेता है अपनी शैडो आर्मी की तरह, जो वहाँ मौजूद उसके बाकी सिपाहियों से भी कहता है कि तुम अगले सैनिक बनोगे मेरे। साथ ही ये चीज़ वो उस डंजन के बॉस को भी कह देता है, जिससे उस बॉस की फाउंडेशन या शायद कोडिंग हिल जाती है, जो अपने वजूद पर सवाल उठाता है, जिसके यहाँ आने के साथ उसके दिमाग में एक प्रोग्राम फीड कर दिया गया था जो चीज़ वो साफ साफ कह भी पाता है। और वो कमांड उसके दिमाग में बार बार चल रही थी, वो थी इंसानों को मारना, उनका खात्मा करना, और वही खात्मा और खून खराबा अपने सम्मान के तौर पर जारी रखेगा। तो अब वैसे डंजन एस रैंक का निकला है, जिसको लेकर हायर अथॉरिटीज़ भी कंसर्न जताती है, क्योंकि जो रेटिंग उन्हें मिली थी उस हिसाब से उस टीम को ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था, पर अब जो रेटिंग उन्हें मिली है उससे वो टीम खतरे में है, और जल्दी कुछ ना करने पर वो डंजन आउटब्रेक हो सकता है, और समय पर एक्शन ना लेने पर अगर बातें और बिगड़ी तो उन्हें बाकी गिल्ड वालों की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। और अगर बात करें उस डंजन के अंदर, तो वहाँ बाकी के 4 धुरंधर हाईऑक्स का सामना कर रहा है, एग्रिस अकेले, जिसमें काफी हद तक उसकी हेल्प आइस बेयर भी कर देता है। पर वैसे जिस जंग को बाकी के एंटर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, पर उन पे इसके कर्ज का असर हो जाता है, जो फिर बाद में आगे बढ़ के अपने कर्ज का इस्तेमाल जिन्बू के ऊपर भी करने वाला होता है। पर जिन्बू के ऊपर कर्ज या पॉइजन काम नहीं करता, जिसके बाद जिन्बू अपने विजिट्स का इस्तेमाल करते हुए डंजन बॉस के शील्ड पे हमला करता है, जिस हमले के साथ उसका शील्ड भी तबाह हो जाता है और वो खुद भी काफी तक जख्मी होता है। और जिस समय तक वहां पर एस रैंक की अंडर भी पहुंच जाती है, जो देख पाती इतने सारे समन्स को, जिससे वो भी काफी तक हैरान होती है, क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, जिसके बारे में आगे पता करने जाती है। पर उन लोगों को भी इस सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जहाँ डंजन बॉस अपने आप को इतना हारता देखकर इस्तेमाल करता है सॉन्ग ऑफ रेंज, सॉन्ग ऑफ स्ट्रेंथ, सॉन्ग ऑफ जाइंट्स, जिससे उसका आकार काफी बड़ा हो जाता है और उसकी शक्तियाँ भी बढ़ जाती है, जो जिन्बू को कुचलने की कोशिश करता है, पर जिन्बू से बच जाता है, जो आगे कहता है कि उसे जाइंट ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें उस पर उल्टा पड़े। जिसके बाद डंजन बॉस फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और साथ ही अपनी शक्ति को बढ़ाकर और भी कई सारे एंगल से फायर मैजिक का वार करता है जिन्बू के ऊपर, जिससे जिन्बू की आर्मी और उसे खुद के सिपाही भी मारे जाते हैं। पर जिन्बू सबसे बचकर उसकी आंखों में वार करता है, क्योंकि जितना वो बड़ा हो जाएगा उसे वार करना उतना ही आसान होगा। और अपने सारे खंजरों का इस्तेमाल करने के बाद वो रूलर हैंड से उसको चैन में जकड़ लेता है और नीचे पटक देता है, जिस समय तक हंटर एसोसिएशन के लोग भी वहाँ आ जाते हैं, जो देख पाते कि मामला किसी ने संभाल लिया है, जो खैर वैसे यहाँ मदद करने ही आए थे। जहाँ वैसे चाहन भी देख पाते कि जिन्बू टॉप क्लास कॉम्बैट हंटर होने के साथ साथ समनिंग भी कर सकता है, और वो विटनेस कर पाती है जिन्बू की शक्तियों को, जिस पर वो उसके बारे में सर्विलेंस टीम से भी पूछती है, जिस पर वो सिर्फ ये कह पाते हैं कि हाँ हम उसे जानते हैं, बस थोड़ा बहुत। खैर जहाँ आखिर में वो डंजन बॉस हारने वाला होता है, जो अब भी हार नहीं मानता, पर उसके खुद के ही सोल्जर जो कि अब शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं उस पर हमला करते हैं, और आखिर में अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देख पाता है, और उसके साथ वो मारा जाता है, जिसके अगले पल ही जिन्बू उसको खुद अपने शैडो आर्मी के सोल्जर की तरह सम्मान कर लेता है, जिसे वहाँ खड़े बाकी लोग भी देख पाते हैं। पर खैर जिन्बू उसका नाम भूल चुका होता है, जो उसका नाम उसके लंबे दांतों पर टस्क रखता है, जिस डंजन बॉस को एलीट नाइट का रैंक मिलता है। जिस सबके खत्म होने के साथ ही सर्विलेंस टीम उस तक बढ़ती है, जहाँ इस सब में जिन्बू इतना खो गया कि उसने रियलाइज ही नहीं किया कि वहाँ कौन कौन आ चुका है और उसे वो सब कुछ करते हुए देख चुका है, जहाँ उसकी शक्तियाँ अब काफ़ी तक रिवील हो चुकी है, जो एक मिस्ट्री नहीं रही। पर सर्विलेंस टीम इस सबको संभाल लेती है, जो कहती है कि जिन्बू की इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है और उसने तुम्हें बचाने के लिए अपने एस रैंक की शक्तियों का इस्तेमाल किया, तो ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। खैर जिस पर उस टीम का कैप्टन भी धन्यवाद करता जिन्बू का, जिसने वैसे जिन्बू को नहीं चुना था, जिन्बू खुद ही आया था, और उसी वजह से इन सब की जान भी बच पाई थी। पर खैर जिन्बू वो डायरी वापस लौटाता है उस शख्स को जिसके लिए वो डायरी उसकी आखिरी विल या आखिरी निशानी के तौर पर उसे घर वालों को दिया जाना था। और यहाँ चाहन कुछ कह ही नहीं पाती, कुछ समझ ही नहीं पाती उसे क्या कहना चाहिए था। पर खैर ये सारी बातें आगे पहुँचती और दूसरे गिल्ड के लोग भी ये जान पाते हैं कि जिन्बू ने उसके गिल्ड वालों को भी बचाया, और साथ ही वो इतना पावरफुल है जिसकी शक्तियों को वो अपनी शक्तियों से भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और पाते हैं कि अंदाजन जिन्बू की शक्तियाँ उनकी शक्तियों से ज़्यादा है, और काफ़ी तक उन्हें अब जिन्बू को अपनी पार्टी में जोड़ कर ही रहना है या अपने गिल्ड में जोड़ कर ही रहना है। पर खैर आगे यहाँ पर जिन्हों मिलने आता है जिन्बू से, और जिन्बू उसके गिल्ड के बारे में पूछता है कि क्या उसके पापा खुश है उसके गिल्ड खोलने से और कैसा चल रहा है वो सब कुछ। पर जहाँ जिन्नू चाहता है कि जिन्बू उसको ज्वाइन करे, जिस बारे में बात अभी फिलहाल नहीं देखी जाती, और उल्टा आगे में देखते हैं न्यूज़ और मीडिया के लोग जो किसी का वेट कर रहे हैं या शायद नहीं कर रहे, पर जहाँ पे एक शख्स है जो कि एक्टर हुआ करता था और अब वो हंटर बनने वाला है, जिसके पास उसके स्क्रिप्ट जो उसे बोलना है मीडिया में, जो सवाल उसे पूछे जाएंगे जो पहले से प्रिपेयर्ड होंगे, जिससे उसका पीआर स्टंट हो सके। मीडिया वहाँ खड़ी होती है एक फेमस एक्टर को हंटर बनते हुए देखने के लिए, जिस बीच वहाँ 2 एस रैंक हंटर्स भी आते हैं, जिन्हें उम्मीद होती है कि ये दोनों भी उस एक्टर को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए आए होंगे। पर उन दोनों में से किसी का भी इंटरेस्ट उसमें नहीं होता, क्योंकि उनका इंटरेस्ट
एक एस रैंक एंटर में आ चुका है जिसने इन दोनों के गिल्ड की मदद की थी मुश्किल घड़ी के दौरान। जिन दोनों को बहस करता हुआ देख वहाँ मौजूद एक और गिल्ड मास्टर उनसे पूछता कि क्या वो उस फेमस एक्टर को हंटर बनने के बाद अपने साथ जोड़ने के लिए आए हैं। पर उन दोनों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो बात वो साथ में उस गिल्ड मास्टर पर चिल्लाकर उसे बताते हैं। और वैसे वहाँ पहुंच चुका है जिन्बू, जो देख पाता है यहाँ मीडिया को और समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हो रहा है। तो वैसे यहाँ चल रही मिनसंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में हर कोई हर एक जगह से देख पा रहा है, जो वैसे फेमस होने से ज़्यादा बदनाम है। पर खैर वो वहाँ सामने खड़ा होकर अपनी रटी रटाई स्पीच देना शुरू करता है, जहाँ वो अपने रैंक के मिलते ही डिसाइड करके उसे क्या करना है। जहाँ वैसे उसने मन बना लिया हंटर बनने का, जिसे खैर सीक्रेटली पता है कि उसकी रैंक ए है, जो इस गिल्ड के साथ 2 साल तक रहेगा ताकि उसके सभी पुराने स्कैंडल्स दब जाए, क्योंकि वो एक ए रैंक हंटर बनेगा। पर अगर हम इस दोगले जोकर से नजर हटाएं तो वहाँ जिन्बू भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, जिसे वहाँ कोई मुंह बोला गार्ड रोक लेता है क्योंकि यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और वो सबके बीच में आ रहा है। पर तभी वहाँ चेयरमैन गो आते हैं और वो बताते हैं जिन्बू की इम्पोर्टेंस जिसको उन्होंने इनवाइट किया था। पर हाँ, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त उन्होंने नहीं दी थी, जिसके साथ ही वो इस नमूने को इग्नोर करते हुए जिन्बू को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिस पर वो भी अपने असेसमेंट के लिए अंदर जाने की सोचता है। पर उसे बाहर रोकता है वो, क्योंकि भले ही वो फेमस हो और उसे रोकने से वो को कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़े, पर फिर भी उसकी कंसिडरेशन जिन्बू की तुलना में काफ़ी कम है। तो आगे शुरुआत होती है रीअसेसमेंट की, जिसकी शुरुआत में वो जानना चाहते जिन्बू के पावर का नेचर, जिसे दिखाते हुए एक शैडो नाइट को समन करता है, जिससे जिन्बू हो जाता है एक मेज टाइप का हंटर। पर एक शैडो सोल्जर को देखकर गो समझ पाते कि जिन्बू ने धोखा दे रहा है। उसने वो से जो सुना था वो उससे कहीं ज्यादा थे। और फिर हम देख पाते हैं वो एक्साइटिंग मोमेंट जो हमने ट्रेलर में देखा था। और फिर जिन्बू अपनी शक्तियों से कई सारे शैडो सोल्जर्स वहां खड़े कर देता है, जिसका ऐसा करने भर से ही बाहर खड़े 10 रैंक के हंटर्स जिन्बू की शक्तियों को भाप पाते हैं और समझ पाते हैं जिन्बू की शक्तियों के एक्सटेंड को, जो उन दोनों से भी कहीं ज़्यादा है। और रीअसेसमेंट खत्म होने के बाद जिन्बू सर्टिफाइड होता है कि एस रैंक के मेज हंटर के तौर पर, जिसकी वैसे कई सारी स्किल्स अभी भी छुपी हुई है, जैसे असैसिन टाइप और टैंक टाइप या पावर हाउस टाइप भी, या स्ट्रेंथ एजिलिटी टाइप भी, मतलब जो भी पॉसिबल टाइप्स होते होंगे। पर जिन्बू को सर्टिफिकेट या फिर ये कार्ड इसलिए चाहिए था ताकि वो अपने हाई रैंक के मैजिक आइटम को बेच सके, जिससे कोई इस पर शक ना कर सके कि उसके पास इतने कमाल की चीज़ें आखिर कैसे आई। और उसके साथ ही वो उन गियर्स को भी खरीद सके जो उसे चाहिए डीमन कैसल को कॉन्कर करने के लिए। तो ऑफिशियली उसके एस रैंक हंटर बनने के बाद बाहर जाने के रास्ते की ओर उसका इंतजार 2 कमाल के एस रैंक हंटर्स करते हैं, जो उससे बात करना चाहते हैं और जिन्बू उनसे माफ़ी मांगकर आगे बढ़ता है। पर जैसे वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने से, क्योंकि ये संदेश हर जगह फैल चुका है कि वो एक एस रैंक हंटर बन चुका है, जिसके साथ ही मीडिया का रुख अब बदल जाता है। वो अब उस ए रैंक के हंटर की तरफ नहीं, एस रैंक के हंटर की रिपोर्टिंग करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और एक ही पल में जिन्बू के रीअसेसमेंट के बाद एस रैंक बनने की खबर हर जगह फैल जाती है। जैसे कुछ लोग उसे खूनी समझ रहे थे, पर अब वो जानते हैं कि उन्हें क्यों उससे डरना है, जो अब है साउथ कोरिया के इतिहास का 10वां एस रैंक हंटर, जिस बारे में उसके पुराने दोस्त, साथी और नए पीछा कर रहे हुए लोग भी जान पाते हैं। जिस सबसे किसी की खुद के लिए खुद से बुलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब हो जाती है, जिसने गलत दिन चुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और वैसे हम यहाँ देख पाते हैं जिन्हो को भी, जिसने जिन्बू को प्रपोजल दिया था, पर जिन्बू ने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया, जो अपना खुद का गिल्ड खोलना चाहता है। और वो चाहता है कि जिन्हो भी उसमें शामिल हो, जो सारी बातें अपने डैड को बताता है, जिस पर उसके डैड ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या चाहता है। और वो चाहता है जिन्बू का साथ देना, उसके साथ और भी डंजन एक्सप्लोर करना। खैर वैसे मीडिया को देखते हुए एस रैंक के एंटर उसे घर तक लिफ्ट देने की बात करते हैं, पर जिन्बू वहाँ से अपने अंदाज में निकल जाता है, जिसकी तेजी को एक एस रैंक का हंटर अप्रिशिएट करता है। पर दूसरा जानता है कि उसकी शक्तियाँ शायद पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो उसकी स्पीड को अपनी आंखों से नहीं देख पाया। तो आगे जिन्बू वहाँ से जाता है अपने लिए हथियार खरीदने, पर जो चीज़ें या गियर उसे चाहिए वो काफ़ी महंगे हैं, जिसे वैसे डिस्काउंटेड प्राइस ही दिया जा रहा है। पर अगर वो इस कांच को तोड़ देगा तो उसे चीज़ें फ्री में मिलेंगी। जो शीशा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस पर मैजिकल शक्तियाँ काफ़ी तक बेसर हो जाती है। पर जिन्बू के हिसाब से वो कांच ए रैंक हंटर तक ही को रोक सकता है, और उसे तोड़ने के लिए अपनी शक्तियों के साथ अपना हाथ ऊपर ही उठाता है कि उसे वो रोक लेते हैं, जो बताते हैं कि ये सिर्फ एक मजाक था और अगर हल्का सा वाइब्रेशन कांच के ऊपर हो तो सिक्योरिटी अपने आप आ जाती है, जिस वजह से सिक्योर है और वो सिर्फ एक मजाक था, जिसके लिए वो माफ़ी मांगता है जिन्बू से। तो जिस पर आगे जिन्बू कुछ खंजर देखने की इच्छा जताता है, जिसके लिए वहाँ दूसरा बंदा होता है। पर खैर उस जगह पर वो कांच चटक चुका होता है, जो जिन्बू बस छूने ही वाला था, पर उसने छुआ भी नहीं, जिसकी शक्तियों के प्रेशर से वो कांच
छटक चुका है किनारे से, जहाँ जिन्बू एक सामान्य से खंजर का प्राइस देख पाता है जो उसे काफी महंगा पड़ता है, जिस पर जिन्बू अपने खंजर दिखाता है शॉपकीपर को, और जिन्बू अपने खंजरों के प्राइस को जानकर काफी हैरान होता है, जिनका प्राइस काफी ज्यादा है। जिस पर जिन्बू अपने आइटम्स को बेचने की नहीं सोचता क्योंकि उसके आइटम्स काफी ज्यादा पावरफुल है, जो चीज़ उसे अभी इसी पल समझ आती है, और शायद वो सिर्फ वहां से बाथरूम यूज करके निकल जाता है। पर अगर आगे अगर हम बात करें एस रैंक के हंटर की या गिल्ड मास्टर की, तो वह अब तक परेशान है जिन्बू की बढ़ी हुई शक्तियों को देखते हुए, जहां वो जानते हैं यकीनन जिन्बू की शक्तियां पहले इतनी नहीं थी जितनी ज़्यादा अब बढ़ चुकी है। साथ ही उसके मेज टाइप होने के बावजूद भी उसकी फुर्ती से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है, जिस पर वो समझ नहीं पाते कि जिन्बू की शक्तियां पहले से कैसे बढ़ सकती है। और वो बस एक अजम्पशन तक पहुंचते हैं कि शायद जिन्बू की शक्तियां रिवेकेंड नहीं हुई, वो हंटर है जिसकी शक्तियां लगातार बढ़ती रही है। और वहीं जिन्बू एक हफ्ते के लिए और गायब होने की सोचता है, जिस पर उसकी बहन थोड़ी परेशान होती है, और उसी समय उसके घर की डोरबेल बजाता है जिन्हो, जिससे शायद उसके घर से निकाल दिया। और जिन्बू उसके बहाने कहता है कि मुझे इसके साथ जाना है एक सफर पर, उस पर एक बाहरी जोर देते हुए। और फिर कहानी में आगे जिन्बू अपनी शैडो आर्मी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सिटी और अपनी बहन को सुरक्षित करता है, जो शैडो आर्मीज उन्हें हर एक खतरे से बचाएंगी। और फिर अगले दिन जिन्हो के साथ निकलकर अपना रास्ता चेंज करके जिन्बू पहुंचता है दोबारा डीमन कैसल के अंदर, बस कुछ बेहतर मैजिकल आइटम्स के साथ, जैसे ये रोब और अंगूठी जो पानी और हवा की शक्तियों से मिलकर बना है। तो वहां पर उसका नया क्वेस्ट शुरू होता है, जो है कलेक्ट डीमन सोल 2 और हराओ डीमन मोनार्क को, जिसके रिवॉर्ड में उसे एक रियून स्टोन मिलेगा शैडो एक्सचेंज के लिए। तो उसके साथ ही जिन्बू शुरू करता है अपना सफर फिर से उसी जगह से जहाँ उसने छोड़ा था, यानी 75th फ्लोर। वैसे सब बीच हम देख पाते हैं जिन्हों के पापा को भी, जो बेहोश हो जाते हैं। पर खैर आगे अगर हम बात करें डीमन कैसल की, तो वहाँ जिन्बू अपना मैजिक ऑब टस्क को देता है, जिसकी शक्तियों के साथ मिलते ही उसकी शक्ति कई गुना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके नतीजों के बारे में सोचता हुआ जिन्बू उसका इस्तेमाल कम ही करने की सोचता है। तो जिन्हों के पापा थकावट के वजह से बेहोश हुए थे, जैसा जिन्हों को बताया जाता जो मिलने आया था उनसे, उनके होश में आने से पहले। पर डॉक्टर साफ करते कि उन्हें जो हुआ है वो माना के इन्फ्लुएंस माने की वजह से हुआ है, जहाँ उनकी माना रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, जिस वजह से वो जल्दी लंबे नींद में सोने वाली बीमारी का शिकार हो सकते हैं। वही बीमारी जिसके इलाज के लिए जिन्बू इन 100 मंजिलों को जल्दी क्लियर करना चाहता है, जिस बीमारी के बारे में जानने से जिन्हों के पापा काफ़ी निराश होते हैं। और वैसे कहानी में कहीं दूर हम देख पाते हैं चीटी नुमा जीव को, जो अपने पैरों पर खड़ी है, जो प्यार भरी निगाहों से वहाँ से बढ़ते कुछ लोगों को देख रही है। पर अगर हम बात करें जिन्बू की, तो वहाँ पर वो और भी लेवल अप कर रहा है हाई रैंक के डीमंस को हराकर। तो कई सारी प्लानिंग्स को करते हुए जिन्बू आगे बढ़ता है, पर 2 दिन के बीतने के बावजूद भी वो सिर्फ 80th फ्लोर तक ही पहुंच पाता है, जो इस स्लो प्रोग्रेस को देखता हुआ काफ़ी चिंतित होता है। और खैर तभी वो देख पाता है उसका माना काफ़ी तेज से ड्रेन हो रहा है, यानी शैडो आर्मी को कहीं कुछ हुआ है, जिसको देखते हुए जिन्बू भाप पाता है कि कैसे उसकी शैडो आर्मी ख़त्म की जा रही है, पहले कमज़ोर वाले, फिर थोड़े से और कमज़ोर, और फिर कम चालाक जीवों पर, जिसे भाप कर वो जानता है कि अगला हमला कहाँ होगा। और वहाँ जाकर वो देखता है उसकी शैडो आर्मी का खात्मा होते हुए, और तभी वो खुद को वहाँ दिखाकर उनका सामना करने आगे बढ़ता है और उन सबको आसानी से हरा देता है। और ये सभी होते हैं डीमन नाइट्स। जिसके बाद आगे जिन्बू जिस पर हमला करने वाला होता है वो उससे डरता हुआ दिखाई देता है, जहाँ जिन्बू भी देख पाता है कि मैजिकल बीस्ट डीमन उससे खौफ खा रहा है, और जिन्बू इस चीज़ के मज़े लेते हुए उसे हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है। और अब कहानी में आगे जिन्बू सामना करता है डीमन कैसल के 80th फ्लोर के डीमन से, जो उससे लगभग हार ही चुका होता है, जो अपनी जान बचाने के लिए हार मान लेती है। हाँ, वो एक फीमेल डीमन थी जो हार मान लेती है, जो सिर्फ ये चाहती है कि जिन्बू उसे ना मारे। जिस पर जिन्बू उससे पूछता है पहले तुमने ही हमला किया और अब तुम अपनी जान बचाने के लिए रहम की भीख मांग रही हो, वो भी तब जब उसके साथी मारे गए। पर वो उसके साथी नहीं, उसके नाइट्स थे, जिनका काम अपनी प्रिंसेस को बचाना ही होता है। खैर जिस सबको देखते हुए जिन्बू उसे छोड़ने का फैसला करता है, पर वह मौका देखते जिन्बू के पलटते ही उसे वार करने ही वाली होती है। पर जिन्बू को टस्क की शक्तियाँ बचा लेती है, जिससे उसका वार जिन्बू को नहीं लगता, जो देखते हुए फिर से वो माफ़ी मांगती है और कहती है तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। जिस पर जिन्बू उससे परमिट मांगता है अगले फ्लोर तक जाने के लिए, जो परमिट इस 80th फ्लोर पे उसको नहीं मिल रहा, जिसे लेकर वो अश्योर करते कि वो परमिट उसकी फैमिली के पास ही है। और जिन्बू भी अपनी शक्तियों के खौफ से ये चीज़ कंफर्म करता है कि वो उसे धोखा नहीं देगी, और जिन्बू वादा करता है कि अगर वो लोग इसे परमिट देंगे तो ये उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। पर साथ ही जिन्बू उनके एग्जिस्टेंस के बारे में भी जानना चाहता है, जिस दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि जेजू आइलैंड के बीस्ट अब उड़ना सीख चुके हैं और वो उस आइलैंड से बाहर निकलकर बाकी जगहों पर भी हमला कर रहे हैं।
तो वहीं ये डीमन बताते अपने बारे में, जो है बड़ी बेटी राधिरू फैमिली की, जिसका नाम है एसिल। पर जिन्हों का वो मतलब नहीं था, वो सिस्टम के बारे में और जानना चाहता है, जिस पर अपना सवाल बदल के पूछता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आवाज़ गूंजती है जैसे इंसानों को मार दो। जिस पर वो कहती है ऐसी कोई आवाज़ तो मेरे कानों में नहीं गूंजती, बजाय उसके दिमाग में एक आवाज़ चलती है कि बचाओ इस जगह को। और ये आवाज़ उसके दिमाग में तब से गूंज रही है जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं, यानी वो लोग इस जगह से शुरू से नहीं पनपे, वो आए हैं यहाँ पर डीमन वर्ल्ड से। जो सब जान जिन वो उससे पूछता है कि तुम डीमन वर्ल्ड में क्या करते थे, पर दोबारा उसकी इस बातों को कुछ रोकता है, जो सिर्फ ये कह पाती है जंग, एक जंग का आगाज़ होने वाला है जिसमें हमें साथ मिलकर के बड़े खतरे को रोकना है, जिसे रोकने के लिए सभी डीमंस को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो उसकी सभी बातों को पूरा नहीं होने देता, जो उनके अंदर सेट लिमिट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली थी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने जा रही थी। पर कुछ तो होता है जो उसे रोकते हुए बेहोश कर देता है। और खैर साथ ही जेजू आइलैंड के आतंक को देखते हुए हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन चौथे रेड ऑपरेशन को शुरू करने जाते हैं, जिस पर सिर्फ ये डिस्कस होना रह गया कब और कैसे। तो आगे वहीं डीमन कैसल में जिनमें पहुंचता है उस फीमेल डीमन के कैसल तक, या मोर स्पेसिफिकली घर तक, जहां जिन्वो को मिल सकता है परमिट। और जहां जाते ही उसके पापा देख पाते जिन्वो के अंदर से कई सारे शैडोज को, जिन्हें लगता है कि जिन्वो की वजह से उनकी बेटी खतरे में है, और उनके सभी सैनिक जिन्वो को घेर लेते हैं। पर जिन्वो क्लियर करता है कि उसने उसकी बेटी के साथ डील किया है, वो उनको चोट नहीं पहुंचाएगा एज लॉन्ग एज वो उसे परमिट दे दे। जिस पर वो भी देख पाता जिन्वो की शक्तियों को, और वो जानता है कि जिन्वो जिन मुसीबतों को हराकर यहाँ तक पहुंचा है वो काफ़ी पावरफुल थे, तो ये लोग जिन्वो का सामना नहीं कर सकते, और उसे वो परमिट दे देते हैं इस उम्मीद में कि इन पर अब कोई खतरा नहीं मंडरा रहा होगा। पर जिन्वो उस परमिट के साथ साथ उनकी बेटी को भी मांग लेता है, क्योंकि वो उसके काम आएगी और परमिट आसानी से ढूंढने में। जिस पर चढ़ता हुआ वो राजा बस एक चीज़ अश्योर करने के लिए कहता है कि वो उसकी बेटी को सही सलामत यहाँ वापस लेकर आएगा। और वहीं जिन्वो डीमन नाइट्स को हराते हुए 90th फ्लोर क्लियर कर लेता है, जिस सब एक्सपीरियंस से उसके सोल्जर्स भी और पावरफुल बन चुके हैं, जैसे एग्रिस एस रैंक तक पहुंच चुका है, और टैंक यानी आइस बियर का लीडर ए रैंक तक पहुंच चुका है। जो दोनों अपने रैंक के मैक्सिमम तक पहुंच चुके हैं, जहां पर एक नाइट बन चुका है तो दूसरा एलीट नाइट बन चुका है। खैर वैसे जिन्वो के साथ आई डीमन प्रिंसेस अपने साथ कई सारे गिफ्ट लेकर आई थी अपर फ्लोर पर देने के लिए, पर जिन्वो के हिसाब से उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये इनका डीमन रिवाज है, जिस पर जिन्वो कहता है अगर मैं तुम लोगों से कमज़ोर होता तो क्या तुम मुझे परमिट देते। और बिल्कुल ऐसे ही ये लोग कमज़ोर हैं और ऊपर के अपर डीमंस इनका स्वागत बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस पर जिन्वो ये भी कहता है कि ये इनसे पावरफुल डीमंस को हराकर इनके परिवार को सबसे पावरफुल डीमन में से एक बना देगा। पर आखिर जिन्वो उनके परिवार की मदद क्यों कर रहा है, जिस पर जिन्वो कहता है मुझे तुम पसंद हो, जैसे वो उस तरह से नहीं बस जिनों की तरह से पसंद करता है, क्योंकि शायद जिन्वो की उन लोगों से बनती है जिनका स्क्रू शायद लूज होता है। और फिर आगे जिन्वो से वापस लौटने के लिए कहता है, क्योंकि आगे की मुसीबत और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, और उसने उसके डैड से वादा किया है। पर वो फिर भी जिन्वो के साथ जाना चाहती है, उसके साथ मिलकर हर एक खतरे का सामना करना चाहती है। और वैसे एस्ली यानी डीमन प्रिंसेस ने सच कहा था, जहाँ 90th फ्लोर या उससे ऊपर पहुंचने पर डीमंस की संख्या और ताकत पहले से और ज़्यादा बढ़ती दिखाई देती है। पर ये सब काफ़ी नहीं होती जिन्वो को रोकने के लिए। वो एक एक फ्लोर करता हुआ सभी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे 100th फ्लोर क्लियर करना है और पाना है एलिक्सर ऑफ लाइफ को। और अगर हम बात करें असल दुनिया की, तो वहाँ सभी एस रैंक हंटर्स को बुलाया गया है। साथ ही वहाँ मौजूद होंगे उनके पड़ोसी देश के भी कुछ हंटर्स, जो वैसे होता है जापान, और जो जल्दी साउथ कोरिया की ओर बढ़ते हैं। और जिन्वो भी बढ़ता है 100th फ्लोर की ओर, जिसके सामने आता है डीमन मोनार्क बारन, जिसकी शक्तियों को वो लोग महसूस कर पाते हैं, जिसकी बड़ी शक्तियों को जिन्वो भी महसूस कर पाता है। और एक पल के लिए वो भी सोचता है कि क्या वो उसे हरा भी पाएगा, जिसकी शक्तियों को एसिल तक महसूस कर पाती है, और वो उसके ब्लड लस्ट को महसूस करके कांपने लगती है। पर बैरन के साथ का उसका ड्रैगन भी थोड़ा पावरफुल तो लगता ही है, जो फिर बैरन को आसमान में लेकर हवाई हमले की तैयारी करता है। जिस हमले की शुरुआत में कई सारे गेट्स या पोर्टल आते हैं, जिनमें से कई सारे डीमंस निकलकर घेर लेते हैं चारों तरफ से जिन्वो और उसके साथी को, जो चारों तरफ से जिन्वो को घेर कर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। जिस पर जिन्वो खुद को बचाते हुए उस डीमन का उसके दायरे तक पहुंचने का इंतजार करता है, जिसके साथ ही अपने शैडो आर्मी से उन पर लगातार वार करता है। और एक टुकड़ी शैडो आर्मी की टूट पड़ती है इस डीमन की आर्मी के ऊपर भी, जिस पर जिन्वो का हर एक शैडो सोल्जर अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ सामना करता है। जहाँ टस्क के बस एक ही वार से उसके सामने मौजूद हर एक सिपाही नस्ता नाबूद हो जाता है। जहाँ एसिल भी देख पाते जिन्वो की शक्तियों को, पर वो साथ ही ये भी जानते कि उनके सामने खड़ा हुआ शख्स बैरन है, जो डीमन मोनार्क है। जहाँ जिन्वो सिर्फ एक इन्वेडर है, तो क्या वो उसे हरा पाएगा, उसे किसकी तरफदारी करनी चाहिए।
पर तभी अगले बार बैरन हमला करता है उनके ऊपर अपनी बिजली की शक्तियों के साथ, जो वार एसिल को भी लगने ही वाला होता है। पर उसे उस पल वहां पहुंचकर जिन्बू बचा लेता है, जिससे जिन्बू के शैडो आर्मी के कई सारे सैनिक भी मारे जाते हैं। जहां जिन्बू समझ पाता है कि उसकी टेक्निक है उसके सभी सिपाहियों को मार देना, जिससे जिन्बू को अपने माना का इस्तेमाल करना पड़े और उसका माना काफ़ी कम रह जाए। पर ऐसा होने से पहले जिन्बू से वार करने के लिए स्टिल्थ स्किल के साथ डैश लेवल 2 का इस्तेमाल करके तेजी से बढ़ता उसकी ओर। जहां जिन्बू पूरी तरह से इनविजिबल था, पर उसके बावजूद भी बैरन उसको भाप कर उसके वारों को रोक लेता है और उसे काउंटर करके उसे वार करने वाला होता है, जिस वार से जिन्बू बाल बाल बचता है। और वो टक्स की शक्ति का इस्तेमाल करके फायर मैजिक से उसे गुमराह कर कर जिन्बू उसकी सवारी को मार देता है, जिससे अब उसे भी ज़मीन पर आकर लड़ना पड़ेगा जिन्बू से और उसका हवाई एडवांटेज काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। पर बैरन उस सब को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड है। पर इसके अलावा अगर हम ध्यान दें हंटर एसोसिएशन की ओर, तो वहाँ मीटिंग शुरू होती है जापान के एस रैंक के गिल्ड मास्टर के साथ, जो है जापान के सबसे बड़े गिल्ड का गिल्ड मास्टर, जिसके गिल्ड में लगभग 11 एस रैंक के हंटर्स है। साथ ही उनका गिल्ड एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गिल्ड है, जो बस यहाँ ये बताने आया है कि ये लोग भी साथ मिलकर इनके साथ काम करेंगे जेजो आइलैंड के खतरे के ऊपर। जो जान पाए कि वो एंड काफ़ी तेज़ी से बड़े होते हैं और 1 साल तक जीते हैं, तो उन्हें बस उनकी क्वीन को मारना है, जो आगे और अंडे हैच ना कर पाए। जिसके बाद लगभग 1 साल के अंदर अंदर वो सभी एंट अपने आप मारे जाएंगे। जो उस आइलैंड के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करता है और साथ ही ये भी बात करता है कि इस रेड में उसके गिल्ड के 11 एस रैंक हंटर्स में से 10 पार्टिसिपेट करेंगे, जिन 10 में से एक वो भी होगा जिस पर वो अपने रोल को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का रखते हैं, जो बाहर से एंट को डिस्ट्रैक्ट करके बाहर ही उनसे लड़ेंगे, जिससे हो सकता है उन्हें कई सारे एंट्स का सामना करना पड़े। पर साथ ही इस खतरे के बावजूद वो एआई सिमुलेशन के साथ ये देख चुके हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो लोग ही जीतेंगे एंट्स के अगेंस्ट। और अब क्योंकि इतने सारे एस रैंक हंटर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस वजह से एक चेयरमैन गो इससे पीछे नहीं हटते। और वहीं दूसरी तरफ जिन्बो उस कैसल के अंदर लड़ रहा है बैरन से, जिसका माना काफ़ी तेज़ से ख़त्म हो रहा है, जो उस तेज़ लड़ाई के दौरान अपना माना तक हील नहीं कर सकता। जहाँ जिन्बो की शैडो आर्मी से टस्क, आयरन और एग्रिस भी हमला करता है बैरन के ऊपर, पर वो उन सभी को अपनी शक्तियों से नस्तानाबूद कर कर हरा देता है। जिस सब के बाद जिन्बो भी उसे वार करने जाता है, पर पहली बार जिन्बो का वार काम नहीं करता और वो उसको सर से पकड़कर हवा में उठा देता है। और जैसे वो जिन्बो वार करने जाता है, उसे बचाती है टस्क की शील्ड। जिस मौके का इस्तेमाल करते हुए जिन्बो उस पर अपने खंजरों से वार करता है, साथ ही उसके दूसरे हाथ पर भी एग्रिस वार करता है और टस्क और बाकी सोल्जर्स उसे वहीं जकड़ के पकड़ लेते हैं, पर वो फिर अपनी शक्ति बढ़ाकर उनके चंगुल से बाहर निकल जाता है। जिस सब दौरान जिन्बो के सभी हाई रैंक के शैडो वॉरियर्स पूरी तरह से हार जाते हैं, क्योंकि जिन्बो का माना पॉइंट अब 0 हो चुका होता है। पर बैरन अभी सिर्फ सीरियस होना शुरू ही होता है, क्योंकि उसके हाथ में अब आते हैं उसके खुद के खंजर, और जो दोनों सांसें रोक देने वाली तेजी से लड़ना शुरू करते हैं, जिनकी रफ्तार को खुली आंखों से भी देखना नामुमकिन होता है। जिस लड़ाई में जिन्बो बैरन की शक्तियों के खिलाफ अपना सारा जोर लगा देता है, जिन दोनों की शक्तियों के टकराव से निकली लहर आसपास की जगह को झंझोड़ कर रख देती है। जिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता, जिसके साथ ही आता है आगे एक ऐसा वार जिससे जिन्बो के हथियार उसके हाथ से छूटते हैं और बैरन का पलड़ा भारी होता दिखाई देता है, जिसके वारों से जैसे तैसे जिन्बो बच पाता है उसका हाथ पकड़कर। पर बैरन सिर्फ हाथों से ही नहीं, अपने मुंह से भी वार कर सकता है, जिसका वार जल्दी जिन्बो पर लगने ही वाला होता है, पर उसे तभी उस पर बचाती है एसली अपना हथियार फेंक कर, जिससे बैरन का ध्यान भटकता है। और ये एक इंच टू इंच फाइट होती है, जिसमें एक पल के लिए भी कोई भटकेगा तो पक्का हारेगा। जिस पल का इस्तेमाल करके अपने रूलर हैंड का इस्तेमाल करते हुए जिन्बो उसे जकड़ लेता है और उसके दोनों हाथों को खाड़ देता है, जिस पर बैरन अपने अगले वार के साथ उस पर हमला करने ही वाला था कि जिन्बो उसके मुंह पर एक ऐसा घूसा मारता है कि वह वार अंदर ही रहकर बैरन के शरीर को ऊपर से फोड़ देता है। जिस शक्ति का झटका, प्रेशर और रोशनी चारों तरफ देखी जा सकती है, और जिसके साथ एक बड़े से ब्लास्ट के साथ ये बात साफ हो जाती है कि जिन्बो ने बैरन को हरा दिया। जहाँ ये एक कांटे की टक्कर थी, जहाँ जिन्बो को बैरन का सोल भी मिल चुका है और जहाँ 100th फ्लोर क्लियर हो चुका है, और जल्दी ये मौका होगा एलिक्सर ऑफ लाइफ को पा लेने का। जिस जंग ने जिन्बो को झंझोड़ कर रख दिया है, जो उसके बाद अपने पैरों पर तक खड़ा नहीं हो पाता, पर नीचे गिरने के बावजूद भी वो एशली को सिर्फ ये कहता है कि जाओ अपने पापा को बता दो कि तुम्हारा परिवार अब इस जगह पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वैसे जिन्बो ने उनके क्लैन का नाम हर बार गले से लिया है, पर खैर क्या फ़र्क पड़ता, जहाँ जीत जिन्बो की हुई है तो क्या आगे उसका अगला पड़ाव जेजू आइलैंड होगा, और क्या अकेले जिन्बो जेजू आइलैंड क्लियर कर पाता है या कर पाएगा। जानने के लिए सीरीज़ को आगे कंटिन्यू ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, पर जाने से पहले एक बात और ध्यान रखें कि सोलो लेवलिंग अपने आप में काफ़ी कमाल का नहीं बनता जा रहा है, जिसके एक एपिसोड के अंदर से कई सारे एपिसोड निकाल सकते थे अगर ये चाहते तो, और इस सीरीज़ को और बड़ा कर सकते थे।
जैसा कि अब तक के कई सारी सीरीज़ को देख के मेरा आइडिया है कि इसके एक सिंगल एपिसोड के अंदर वो 4 एपिसोड फ्रेम कर सकते थे, क्योंकि इसके मांगा में एपिसोड खुद काफ़ी लंबा फैला हुआ है, जिसे इन्होंने काफ़ी तेज़ी से कंप्रेस करके और अच्छा बनाया है। जहाँ एनिमेशन वाला ये फेज़ हम मांगा में बिल्कुल फील नहीं कर पाते। पर वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे? वैसे क्या हो गया है आगे, आप सब जानते हो अगर आपने मांगा रीड की होगी तो। पर फिर भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।